हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए मैं रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर दी है। प्रीवियस ईयर के पेपर से ही आप आसानी से स्कोरिंग कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट को। पेपर 1 हो, सीटेक हो, चाहे पेपर 2 हो। पेपर 1 के लिए आपकी जो है हिंदी पेडोलॉजी की क्लास मैंने अपलोड कर दी है, मॉर्निंग में ही अपलोड करी है। देन आज जो क्लास है वो सीटीपी की है। सीटी के प्रीवियस ईयर के पेपर करवा के आपको पता चल सकता है। टैग वर्ड्स प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हर बार पूछे जाते हैं, और मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक हर प्रीवियस क्लास में जो 30 में से 30 आपने स्कोर करने हैं सीटीपी में, वो आसानी से पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि प्रीवियस ईयर के पेपर से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जामर किस तरीके के क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें लिखा है कि बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली विधि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। मतलब किसके द्वारा होती है विधि। बाल विकास में क्या है कि अगर हम बाल विकास की बात करें, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की पढ़े, तो किससे होता है? जन्म से होता है, या फिर माध्यमिक बाल्यावस्था में होता है, जन्म या किशोरावस्था में होता है। देखिए, जन्म से तो नहीं होता, जन्म से पहले ही जो ग्रोथ होती है वो शुरू हो जाती है जब माँ के गर्भ में होता है बच्चा, तो उसमें है। और तीसरा ऑप्शन दिखा देती हूँ, गर्भावस्था या किशोरावस्था तक चलता है ग्रोथ। विधि जो होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन ग्रोथ होती है कि जो लाइफ टाइम लगती है। इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डायरेक्ट पेपर 1 में पूछा जाता है कि आपका जो विधि है, जो ग्रोथ है यानी कि डेवलपमेंट है, वो कितने समय तक, वो लाइफ टाइम तक चलती रहती है, जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। इसमें फिर लास्ट ऑप्शन है गर्भधारण और माध्यमिक बाल्यावस्था। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, तो इसका आपको ऑप्शन मिल गया होगा कि गर्भधारण और किशोरावस्था तक जो हमारा डेवलपमेंट है वो चलता है, लेकिन विधि जो होती है एक समय के बाद रुक जाती है। आपको भी पता है कि डेवलपमेंट में दोनों ही तरीके से हम इसे नाप और तोल सकते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, जबकि वो होता है मात्रात्मक। हमारा भार, विधि क्या होती है? विधि में हमारी भार, हमारा हाइट, हमारा वेट, ये सारा आगे बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको आइडिया लग गया इसका कि इस तरीके से क्वेश्चन के, ये टॉपिक अगर आपने नहीं किया तो जाके आप पढ़ लीजिए, और प्रीवियस के क्वेश्चन से आपसे बहुत फर्क पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है कि बच्चों के, ए ऑप्शन दे रखा है, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। आगे दे रखा है, इन्होंने तर्क दे रखा है, तर्क के साथ आपने लिखना है कारण, आनुवांशिकता। कारण मैं इसलिए बोल रही क्योंकि इसका कारण ही होता है। आनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारणों के अनूठा संयोजन, मतलब अनूठा मतलब बिल्कुल ही जुड़ा हुआ संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करता है। मतलब कह रहे हैं कि एक दूसरे से अलग अलग होकर के बदलाव कर सकता है। देखिए, पर्यावरण और आनुवांशिकता दोनों ही आपने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा है, दोनों का ही मिलना बहुत जरूरी है। 50% एनवायरनमेंट होता है, 50% आपका हेरिडिटी होता है। अगर दोनों इंक्लूड होंगे तो ही बच्चे का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होगा। तो अब हम देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि बच्चों के विकास में सटीकता से पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। यस, लगाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन अगर हम देखें, इसके है ए, और इसमें ऑप्शन ही सीधा डायरेक्ट बता देती हूँ, मैंने आंसर आपको बता ही दिया है कि ए और दोनों ही सही है, और आर ए की पूरी तरीके से व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है समाजीकरण या सोशलाइजेशन होता क्या है। सोशलाइजेशन में आपको भी पता है कि बच्चा सबसे पहले, देखिए, 2 फैक्टर होते हैं, एक तो होता है प्राथमिक और एक होता है गौण। प्राथमिक में क्या होता है कि बच्चा जो परिवार से सीखता है, उसके बाद हमारे पड़ोस से, अपनी फैमिली से, बाकियों से सीखता है। लेकिन जो हमारी सेकंड जो स्टेज होती है, जिसमें हम कहते हैं सेकेंडरी बोल सकते हैं या गौण बोल सकते हैं, वो हमारी होती है स्कूल होते हैं, पड़ोस होते हैं, पुस्तकालय हो गया, विद्यालय हो गया, उसके अलावा हमारे जो पार्क वगैरह होते हैं, सार्वजनिक चीज़ें होती है, वो इंक्लूड होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके अब हमें पता होना चाहिए कि समाजीकरण क्या होता है। कि जो बच्चा समाज से इंटरेक्शन होता है, समाज से जुड़ता है, जहाँ जुड़ता है, आपको भी पता है कि बच्चा 3 साल के बाद स्कूल में जा जाता है, तो वहीं से ही आपके समाजीकरण होने शुरू हो जाता है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। सरल, आगे कह रहे हैं कि यह जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। व्यवस्थित तरीके से होने वाली एक रेखीय यानी कि एक सर्कल में होती है। औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। देखिए, केवल आ गया, केवल एक नेगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स होता है, केवल आ जाए, वह आ जाए, ही आ जाए। ये मैं आपको नेगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स जो अगर आपको करना है तो मैं अलग से आपको नेगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स भी करवा दूंगी इस सीटीपी के, जो आसानी से आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। थर्ड ऑप्शन तो आपका ऐसे ही, फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। थर्ड आपका सक्रिय नहीं होता कि सर्कल में घूमता है। यहाँ पे जो ऑप्शन है कि रीति रिवाज को पारित करने की, देखिए रीति रिवाज एक अलग चीज हो गई कि यहाँ पे समाजीकरण होता
तक है। रीति रिवाज तो है, उसका पार्ट है, लेकिन एक समाजीकरण क्या होता है, ये जटिल प्रक्रिया है। ये दोनों तरीके से हो सकती है, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन है, अमूर्त सक्रियात्मक चरण की विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को। अमूर्त सक्रियात्मक चरण किसकी थी, आपको भी पता है। ये जो चरण थी ये हमारी उसमें पेडोलॉजी थ्योरी में पढ़ाई गई थी। ठीक है, अगला पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पदानुकरण संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए। ये तो हो नहीं सकता। अमूर्त समस्या नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए, जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उनके बारे में कह रहे हैं कि वो प्रस्तुत ही नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी गलत है। समस्या को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देखने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। देखिए जहाँ पे ये अवसर आते हैं, प्रोत्साहित आता है या प्रेरित आता है, ये सारे वर्ड्स हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। जहाँ पर भी आपको ये लगे ऑप्शन है तो ये राइट ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन इज राइट। तो इसमें आंसर सीधा आपको आसानी से मिल जाएगा, ये हेल्प करेगा। इसमें और भी ऑप्शन है जो इसमें कूट का आंसर पूछा गया है, तो कूट में आपको वहाँ पर डिटेल में बताना है। मैंने फोर्थ ऑप्शन तो आपको बता दिया, फर्स्ट ऑप्शन भी आपका सही है, और ए, बी और डी इज ऑप्शन राइट। ठीक है, ए, बी और डी इज ऑप्शन राइट। आगे है जीन पियाजे की थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे थ्योरी ने अपनी दी थी 4 चरण दिए थे और अलग अलग 2 टर्म्स दी थी, जिसमें हमारा एक्मेडेशन होता था और एक्मेशन होता था, दोनों के बारे में दिया था कि उसमें हमें बैलेंस करना बताया था। इक्विलिब्रिएशन होता है, संतुलन करना होता है। संतुलन करने के होते हैं, एक होता है संतुलन बैलेंस बनाए। अगर एक्विलिब्रिएशन और एक्मोडेशन में बैलेंस बना रहेगा, दोनों में बैलेंस बना रहेगा तो ये संतुलन है। अगर दोनों में बैलेंस नहीं होगा तो यह संतुलन है। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल से मैं भी पढ़ा देती हूँ 5वां, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि आपको मैं फिर भी बता देती। पियाजे की थ्योरी अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है तो अपना आसानी से अपना जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल है उसको पढ़िए, क्योंकि पियाजे की थ्योरी में 1000 टाइम हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेरे पास थ्योरी है उसी में से आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो पियाजे की थ्योरी होती क्या है। देखिए पियाजे ने दी थी अपनी अलग अलग स्टेजेस दिए थे। देखते एक तो है संयोजन और एक है समावेशन, दोनों के पूरक होते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें एक स्कीमा दिया था। स्कीमा का मतलब होता है कि आपके अंदर एक ऐसा डिवाइस फिट कर दे, यानी कि एक ऐसा हम बोल सकते हैं एक ऐसी धारणा फिट कर दे तो जिससे हमारे स्कीमा बन जाए, एक दिमाग में एक चीज़ को दूसरी चीज़। अगर हम इसमें बोले कि स्कीमास हो जाते हैं एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया की ओर अपना धारणा बनाना। ठीक है, जीन पियाजे की स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को एक थ्योरी दी थी। थ्योरी में इसमें बताया गया था कि एक प्रक्रिया संज्ञानात्मक संशोधित किया जाता है जिसमें हम चीज़ों को सोच सकते हैं। समावेशन मतलब सामंजस्य बैठाना। ठीक है, ये अलग से मैं आपको डिटेल में इसकी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारी थ्योरी जितनी भी है थ्योरी की वो सारी थ्योरी अलग से करा दूंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये यानी कि ये जो मैं बता रही हूँ ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। जीन पियाजे से ये एक और क्वेश्चन दिया गया, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समायोजन किसकी पूरक प्रक्रिया है? अनुकूलन की है, सीखने का तटस्थ है, सीखना तटस्थ क्षेत्र है, संरचनात्मक चित्रण है, अग्रिम संयोजन है। तो यहाँ पे अनुकूलन है। अनुकूलन मतलब सजेशन करना कि अपने आप को बैठाना। ठीक है, किसी भी तरीके से अनुकूल होना, अनुकूल मतलब उसमें एडजस्ट करना। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। बच्चों को सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को, जबकि ली वैगोस्टी को डैश को महत्व देते हैं। तो जीन पियाजे किसको महत्व देते हैं आपको भी पता है, परिपक्वता को देते हैं, जब मेच्योरिटी पीरियड आ जाता है उसको देते हैं। और जबकि ली वैगोस्टी कहते हैं हमारी कल्चरल थ्योरी होती है, ये संस्कृति, जिसमें हमारे 3 बोले गया है कि कल्चर, हमारी कल्चर होती है, हमारी सोशलाइजेशन होता है और एक लैंग्वेज होती है। तीनों को जोड़ के ही हमारी क्या होती है, सीखने की प्रक्रिया, जो विकास प्रक्रिया वो डेवलप होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन इज क्या दे रखा है, परिपक्वता या सांस्कृतिक उपकरण, पुनर्बलन, स्कीमा और बदलाव। ये तो सारे पियाजे ने। वेद और अभ्यास, ये थॉर्नडाइक में जिसमें अभ्यास कर करके चीज़ों को सीखना, ये नहीं है। पुनर्बलन, उद्दीपक प्रक्रिया, संगठन, ये भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ली वैगोस्टी की फिर दोबारा थ्योरी पूछी गई। ली वैगोस्टी भी इंपॉर्टेंट है, पियाजे भी इंपॉर्टेंट है। आगे जो चीज़ पढ़ रही हूँ तो उसके लिए आप थ्योरी पढ़ के रखिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं उसको नोट डाउन करिए। ली वैगोस्टी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्र यानी पेडोलॉजी प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? नहीं पे भी ध्यान देना है। निर्देशात्मक आदान प्रदान, व्यापक चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम। देखिए ये निर्देश आदान प्रदान मतलब बातचीत करके, सहयोग मतलब ग्रुप्स में अपना सहयोग देना, व्यापक चर्चा मैंने डिस्कशन करना, और दोहराना, स्मरण करना, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है। कभी भी ये आ जाए तो इसे हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड में ही रखना। तो यहाँ पे नहीं पूछा था। रटना और ये चीज़ें याद करना ये अब नहीं होता, आपको प्रैक्टिकल बेस है जिसमें बच्चों को, छोटे बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, बड़े बच्चों को आपको भी एक्टिविटी करा सकते हैं, विजुअलाइजेशन सिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। दोहराना, स्मरण करना नहीं है। अगला है कैरोल गिलिगन ने लोइस
कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की समालोचना करते हुए एक तर्क रखा। लोइस कोलबर्ग ने नारीवादिता को नैतिकता को डैश पर बल देती है और को नकारते हैं। देखभाल की नैतिकता दी है, नैतिक आदर्शों की दी है, न्याय की नैतिकता दी है, या सामाजिक अच्छाई की चिंता की है। तो इसका जो अगर हम ऑप्शन देखें, कैरोगिल ने कहा था कि जो हमें कोलबर्ग की नारीवादिता के सिद्धांत की देखभाल पर ध्यान दिया गया था, और इसने कैरोगिल का मानना था कि महिलाओं की नैतिकता वास्तविक जीवन की दुविधा से पैदा हुई है, यानी कि काल्पनिकता से नहीं हुई है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको पता चल गया, फर्स्ट है। हार्वर्ड गंडर की बुद्धि का सिद्धांत है। मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको आपको पढ़ना है। मैंने 3 थ्योरी बता दी है, पियाजे की थ्योरी, ली वाइगोस्टी की थ्योरी और कोलबर्ग की थ्योरी। ये सारी याद करनी पर हार्वर्ड गंडर की थ्योरी में, जिसमें 8 स्टेजेस या 9 स्टेजेस दिए हैं जिसको हमें पढ़ना है अलग अलग। बहुविधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है हार्वर्ड गंडर ने। प्रतिपादित किया है संज्ञात्मक बुद्धिमत्ता के निर्धारण के एकमात्र की विशेषता है। बुद्धिमत्ता को मापने के लिए एक बुद्धिलब्धक की संरचना की प्रतिपादित किया है। ये 4 गुणों को गुणनखंड के आधार पर 16 अलग भाषा की बुद्धिमत्ता को विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। देखिए इसका राइट ऑप्शन है कि उसने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, जिसमें हम अपने माइंड से, एक होता है हमारा जनरल फैक्टर होता है और एक होता है स्पेशल फैक्टर। जनरल फैक्टर होता है कि वो सभी के लिए कॉमन होता है। स्पेशल फैक्टर यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, सपोज में हिंदी सब्जेक्ट है, अगर हिंदी सब्जेक्ट में कई बच्चों के मैथ सब्जेक्ट अच्छा होता है, कई बच्चों का रीजनिंग अच्छा होता है, तो मैथ्स का इंक्लूड है, मतलब एक पर्टिकुलर में स्पेशलाइज्ड हो बुद्धि, मतलब उसी में ही उसका, अगर हम होता है ना, कोई बच्चे किसी में साइंस में होता है, कोई केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, किसी का बायो सब्जेक्ट अच्छा होता है, तो इसी तरीके से डिफरेंट स्टेजेस में बुद्धि मतलब बहुबुद्धि मतलब बुरी तरीके से प्रतिपादित किया गया सिद्धांत को। अब अगला क्वेश्चन ये वाला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 से रिलेटेड। NEP 2020 अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको PDF डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे बहुत कम से कम 100 पेजों का है NEP, जो मैं आपको डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हो। लेकिन इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, मेन चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो मैं अलग से इससे वीडियो बना दूंगी ताकि आप इसको रिवाइज करें, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो NEP जरूर पढ़ के जाना। इन्होंने कहा है कि शिक्षा को किस पे बल देती है, या संकलात्मक समझ पर देती है, गैर संबंधित विषय वस्तु पर देती है, परीक्षाओं के लिए सीखना कभी नहीं देती है, रटकर सीखना कभी नहीं देती है, गैर संदर्भित कंटेंट के लिए भी नहीं देती है। वो चाहती है संकल्पनात्मक समझ, मतलब होती है बच्चा अपनी खुद सी सोच से चीज़ों को सीखे, कल्पना करके सीखे, ताकि उसको जो भी काम कर रहा है वो सही कर रहा है नहीं, यानी एक ही तरीके से नहीं सीखे, डिफरेंट तरीके से सीखे, सीधी बात है। बाल केंद्रीय शिक्षा में सीखना मुख्यतः किस प्रकार का होता है ना। शिक्षण सीखना क्या होता है, शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा, मैं टीचर हूँ और मैं बच्चों को आदेश दे रही हूँ, निर्देश दे रही हूँ, ये करो। पाठ्य पुस्तकों से नहीं होता। अधिगम की निष्क्रिय सुनना, बस बच्चों का जो बोले जा रहा है, जैसे मैं आप बच्चों को बोली जा रही हूँ वो सुने जा रहा है, वो करे जा रहा है, इस तरीके से भी नहीं होता। विविध स्रोतों का अन्वेषण, यानी अलग अलग डिफरेंट स्रोत, मतलब अन्वेषण मतलब खोजबीन करके बच्चा इससे जल्दी सीखता है और अपनी एक्टिव भी रहता है, इंटरेस्ट भी लेता है। अगला क्वेश्चन है 12वां, बच्चों को जेंडर बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा जाता है। जेंडर उपयुक्त है, व्यवहार के संकेत को शासन व्यवस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तर्क दिया है, यानी तर्क के आगे कारण लगा देना। कारण दिया है, बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अनुपूर्णीय क्षति कर सकते हैं। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जेंडर बेसिस अगर हम कराते हैं, संकेत जो शैशवावस्था में शुरू हो जाता है कि बच्चों में अलगाव करते हैं कि एक बच्चा बहुत होशियार है, लड़का लड़की का भेदभाव किया जाता है बचपन से ही, तो वो कह रहे हैं कि बचपन में ही अलग होने से, वंचित होने से सामाजिक अनुभवों को अनुपूर्णीय क्षति कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला है दिए गए दोनों ही सही है अपनी जगह, क्योंकि हाँ कर सकते हैं कि यहाँ पे विविधता हो जाती है, कि शैशवावस्था में लैंगिक विविधता आ जाती है, भेदभाव होने लग जाता है। बचपन में ही अलगाव और वंचित होने से बच्चों में क्या होता है, क्षतिपूर्ति होती है। क्या होता है, जेंडर बेसिस से रूढ़िवादिता आ जाती है, स्थिर और जो किसी विशेष व्यक्ति की जैविक जो होती है ना, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हम देख लेते हैं, दोनों ही सही है। यहाँ पे ऑप्शन में हमें दे रखा है A और R दोनों ही सही है, और परंतु ए और यहाँ पे लिखा है परंतु R A की सही व्याख्या करता है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन दे रखा है, शिक्षक को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावक को देना चाहिए, जिससे अब शिक्षक मूल्यांकन मतलब अभिभावक को पता है कि एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद क्या देना चाहिए, अभिभावक अपने बच्चे की पहचान करे और उनके अलग ढंग से नामांकित वाले नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। कभी भी बच्चों को नामांकित करने की ये एवरेज है, ये बिलो एवरेज है, ये अपर एवरेज है, तो ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ ये नेगेटिविटी होती है,
भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन रहेगा, अभिभावक को अपने बच्चों के सीखने से क्या और कैसे के बारे में समझ सके या बन सके। अभिभावक जान पाए कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता। देखिए, अभिभावक हमेशा यही चाहता है कि हमारा बच्चा ऑल राउंड डेवलपमेंट बने, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो। हर बच्चे को, हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अप में रहें, चाहे बच्चा करे ना, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना, है यही है। तो आगे कह रहे हैं हम, अगला ऑप्शन दे रखा है, अभिभावक अपने बच्चों की तुलना कक्षा के, कभी भी एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करना, चाहे एज ए पेरेंट्स हो या एज ए टीचर हो। कभी भी एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर बच्चा अपने आप में अलग है। हर बच्चा की जो एवरेज होता है, जो करने का तरीका होता है, वो अलग होता है। हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। कभी भी पेरेंट्स को किसी भी बच्चे से, चाहे अपने खुद के भी बच्चे दो हो, कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नेगेटिविटी होती है बच्चे के माइंड में। और प्लस बच्चा फिर आगे आगे ये चीज़ अपने मन में ध्यान लेता है। अगर एक बार मतलब छोटा हो, अगर बड़ा हो, तो ये चीज़ें उसके में बाद में आगे दिक्कत देती है। तो कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट्स एक नेगेटिव होते हैं सारे के सारे। पॉजिटिव ये है कि भावकों को अपने बच्चे के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ सकते, बच्चा क्या सीखना चाहता है और किस तरीके से उसको समझा सकते हैं वो। ये नॉर्मल ही क्वेश्चन है, एज ए टीचर आपको खुद सोचना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों की अवधारणा को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए। क्या सुनिश्चित करना चाहिए? कि घर में ही ट्यूशन लें। अगला है, उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्य पढ़ते तक, मतलब उन्हें इतने सारे असाइनमेंट दे दे या फाइलें दे दे और याद करे। वो स्मरण मतलब याद करे नहीं। स्कूल जाने की अनुमति, जो रुचि है उसकी कम कर दे। कभी भी स्कूल जाने की अनुमति, जो रुचि होती है वो कम नहीं करनी चाहिए। ये भी नेगेटिव है। गैर संबंधित पाठ्य चर्चा का पालन हो। देखिए, यहाँ पे घर में ट्यूशन लेना भी नेगेटिव है। याद करना भी है कि चीज़ें दे दिया, उसको पढ़ाने के लिए दे दिया, वो घर पे बैठ के ही पढ़े, ये भी नहीं होता। आगे कह रहे हैं स्कूल जाने की अनुमति, ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन ये है कि गैर पाठ्यचर्या का पालन करें। जो भी आपको कार्य दिया जा रहा है उसका सही तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन है, उस प्रश्न की पहचान करो जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करती है। मूल्यांकन आपको पता ही है कि आपने बार बार पढ़ा होगा। मूल्यांकन क्या होता है? जिसमें बच्चे के एनालिसिस करते हैं कि अलग अलग शिक्षक सुनिश्चित करता है उसको एक शिक्षण प्रक्रिया, एक टीचिंग दिखाता है, जितनी कहाँ तक ये सफल हुआ है, जो भी इसने पढ़ा है कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, ये मूल्यांकन हमें बताता है। मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है बच्चों की समस्या को जानना और जानकर उसका समाधान भी करना। जिसमें हम पढ़ते हैं जो आपका निदानात्मक और उपचारात्मक होता है, वही दो ये चीज़ें आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में इसका आंसर बता देती हूँ मैं। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि आप जो भी पुस्तक पढ़ते हैं वो ऋग्वेद किस प्रकार भिन्न है। इस क्वेश्चन में आपको लगता होगा कभी पुरावत की परिभाषा। देखिए, परिभाषा देना, याद करना, ये चीज़ आपकी बच्चे को कहीं ना कहीं एनालाइज नहीं कर सकती कि वो कितना पढ़ा है और कितने समझ है इसको। तो ये क्वेश्चन में कभी भी आए ना तो इस क्वेश्चन का आंसर मत देना, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं कि अपने आंसर देने लग जाते हैं। तो ये क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना कि इसमें आंसर बिल्कुल भी मत देना। जहाँ पे भी आ जाए कि बच्चा एनालाइज कर रहा है, परिभाषित कर रहा है, परिभाषित तो कर ही लेगा, इस चीज़ का आंसर तो आपको पता ही है। तो आगे देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं। और इन्होंने सॉरी टू से ऑप्शन दिखा देती हूँ। हाँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते हैं, ये एक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो सिंपल है कि आपको बताना है कि इसमें कौन से सन में की गई थी। तो यहाँ पे ये इसमें भी बच्चा नहीं गुनेगा। सबसे ज़्यादा बच्चा जो क्वेश्चन करेगा, जिसमें हम बच्चे को कह सकते हैं कि कितना कहाँ कितनी नॉलेज है उसकी। आज जो भी पुस्तक पढ़ते हैं वे ऋग्वेद में किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पे तुलना करना बताना, तुलना करना, खुद से दिमाग लगाना, कि कंपेयर करना चीज़ों को लेके, कि जैसे अतीत में क्या हुआ था, वर्तमान में क्या। तो इस तरह के क्वेश्चन मूल्यांकन को विकसित करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा, एक्सक्लूसिव एजुकेशन में आपने पढ़ा होगा कि हर बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, इसमें दिव्यांगन अधिगम जो 2016 में आया था, उसके अंतर्गत निम्न में से मुक्तियों के किस प्रकार प्रतिपादित है। विद्यालय जाने वाले बच्चों को हर 5 साल में सर्वेक्षण करना चाहिए। सभी के लिए एक रूपीय और मानविक पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करनी चाहिए। ये ऑप्शन दे रखा है। पुस्तक और अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियां उपलब्ध करानी चाहिए। यह संसूचना हेतु संवर्धी या अनुकल्पित पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। सूचना मतलब कोई भी जानकारी देना और उसके बाद इस जानकारी के हर 5 साल बाद प्रशिक्षण करना। देखिए, सभी के साथ, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इसमें होना चाहिए, इन्होंने दिया था कि सभी एक ही जगह बैठ के एक रूपीय मानवकृति पाठ्यक्रम परीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं किया चाहिए कि ये प्रतिभावान बच्चे हैं या ऐसे, इन बच्चों के साथ
उनको भी बढ़ाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है कूट के लिए कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन कौन सा होगा। देखिए ए तो है, विद्यालय जाने हर साल बाद बच्चों को देखना चाहिए कि बच्चों ने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। दूसरा पॉइंट है आपका, मैंने बता दी, सभी के लिए एक रूपी और मानविक परीक्षा होनी चाहिए। और जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है कि हमें एक पद्धति यानी जब कुछ देने के बाद हमें एनालाइज करना चाहिए कि कौन सी उनके लिए पद्धति सही रहेगी और कौन सी नहीं। तो ए बी डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। देखिए, एक शिक्षिका को अगर धार्मिक चीज सिखानी, सभी धर्मों को समानता की बजाय अंतर करना चाहिए। नेगेटिव टाइम्स है, ये तो हो नहीं सकता। विभिन्न धर्मों के संदर्भ में सद्भावना के उदाहरण प्रस्तुत, ये हो सकता है। आगे देखते हैं। विशेष धर्म में भी आपको है कि किसी भी पर्टिकुलर धर्म के लिए आप ऐसे नहीं कह सकते इसको करें, ठीक है। विशेष धर्मों से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत बनाए, ये भी नहीं है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही राइट है कि सभी धर्मों को सम्मान और आदर भाव से देखें। डिसलेसिया, डिसग्राफिया, डिसफोनिया, ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है, ये हमेशा आता है। तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसमें से क्वेश्चन आपसे 15 नंबर तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि आपके ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपके जो है थ्योरी से पूछे जाते हैं या जो आपको प्रैक्टिकली जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। ग्राफिया मुख्य रूप से किससे होता है? पढ़ने से होता है, सोचना, चलना, लिखना। जो ग्राफिया होते हैं, ग्राफ मतलब होता है लिखने से, तो लिखना। डिस मतलब, डिस कोई एक हम कहते हैं विकार है, एक बीमारी नहीं बोल सकते, एक विकार होता है जिसमें कहीं ना बच्चा हाथ कांपता है, ये शब्दों को सही नहीं उल्टा सीधा लिखता है, तो ये होता है डिसग्राफिया। ग्राफिया मतलब होता है लिखने से संबंधित होता है। तो फोर्थ ऑप्शन लिखना। निम्न में से कौन सा अभ्यास दृष्टि बाधित बच्चों को सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा? कोई मतलब उन बच्चे जो जिनको दिखता नहीं है, बाधित हैं, जिनको, ठीक है, दृष्टिहीन है, और उन बच्चों के लिए हमें क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं कि जिससे वो अच्छी पढ़ाई कर सके। छोटी मुद्रा में चित्रों वाली पुस्तकें। अगला है शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा उनको सिखाई जाती है जो कानों से नहीं सुनते। इशारों की भाषा आपने देखी होगी, जो कानों से नहीं सुनाई जाता, आंखों से दिखाई देता। वो टीवी में बहुत सारे चैनलों में आपने देखा होगा, पुराने समय में जब चैनल आते थे तो वहाँ पे एक अलग से पिक्चर आती थी जिसमें हाथ की भाषा से सिखाया जाता था। ये उनके स्पेशली उन बच्चों के लिए होता है। छोटी मुद्राओं चित्रों की पुस्तकें, आपको पता है कि छोटी मुद्राओं चित्रों की वो ऑलरेडी देख तो सकते, वो आंखों से नहीं देख सकते, तो कैसे देखेंगे वो, तो वो नहीं पहचान सकते। स्पर्शनीय उभरी सामग्री का प्रयोग और बोर्ड पे लिखित भी नहीं देख सकते क्योंकि ब्लाइंड है। और ऊपर से है स्पर्शनीय, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो ब्लाइंड होते हैं उनकी जो बुक्स होती है जो पढ़ने की होती है उन पर एक पिक्चर भी है, मेरे को अभी याद नहीं आ रही, जो भी मैंने रिसेंटली देखी थी, जिसमें एक स्टूडेंट्स को दिखता नहीं था। मेरे को याद नहीं आ रहा राइटर कौन था। अभी रिसेंटली मैंने बहुत 2-3 महीने पहले पिक्चर एक दिखी थी जिसमें बच्चे, वो ब्लाइंड बच्चा नहीं था, बच्चा था ब्लाइंड था, उनकी टीचर थी। साउथ की मूवी थी, ये भी बता देती मैं आपको, सारी डिटेल है। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें बच्चा देख नहीं सकता, तो उसके लिए बुक्स तक ली जिसमें उभरे हुए होते हैं, वो ऊपर से हाथ स्पर्श करो तो वो उभरे हुए निकलते हैं, उसमें बच्चा आसानी से पढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का प्रयोग किया गया। उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो कि निम्नलिखित में किसको बढ़ावा देती है। देखिए, गतिविधियों को बचाव मतलब वो कह रहे हैं कि बढ़ावा देती है, मतलब उससे बचना चाहिए। तो किसको इससे बचना चाहिए? विचारों की मौलिकता से नहीं, सीखने की जिज्ञासा से कभी भी नहीं हो सकता। समस्या समाधान कौशल, देखिए समस्या आ गई उसका समाधान भी कर रहा है, ये भी स्किल अच्छा है। अभिसरण सोच क्या होता है कि एक ही तरीके से सोचना। एक अपसारी चिंतन होता है, एक अभिसरी होता है। अभिसरी मतलब होता है, ये अभिसरण आपको मैं अलग से पढ़ा दूंगी, 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। अभिसारी चिंतन में बच्चा एक ही तरीके से सोचता है, एक ही चीज़ों को एक ही तरीके से करता है। तो ये जो ऑप्शन जो होता है वो हमारा नहीं है, ठीक है। और एक होता है अभिसरण सोच, यानी एक ही तरीके से सोचना, एक ही चीज को सफल क्वेश्चन को करना, एक ही तरीके से उत्तर देना, एक ही तरीके से। तो यहाँ पे इस पर सटीकता से तर्क पर बल देती है, ठीक है। अगला है शिक्षार्थियों को ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब ज्ञान को अभी सीखे गए संपत्ति यानी जो भी सीखा हुआ है कंसेप्ट को विस्तार से चर्चा करने से मना करे। मना तो कभी नहीं कर सकते। अगर हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, हमसे क्वेश्चन पूछे और हम बच्चे बोले हमें इन्हें विस्तार से बता दो, तो कैसे मना कर दोगे? एज ए टीचर सोचो। विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दे। देखिए, अवसर दे, प्रोत्साहन करे, प्रेरित करे, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। विषय वस्तु यानी कंटेंट को समझाने की बजाय उनको बोल दो रट लो। अब एज ए टीचर ऐसा कर ही नहीं सकते, बच्चों को तो रटने का बिल्कुल ही नेगेटिव एनईपी ने ही मना कर दिया है कि ये चीज़ नहीं है। केवल मौखिक रूप से जानकारी, देखिए मौखिक मतलब बोल के उन्हें जानकारी देते, ये भी नहीं हो सकता, बच्चे बोर हो जाते हैं। तो केवल ये वाला नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है, रटना नेगेटिव टैग्स होता है, पॉजिटिव होता है अवसर यानी कि होता है विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दे।
अभिकथन दे रखा है 22 क्वेश्चन है। एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, यस। इसका कारण दे दिया क्योंकि, अब यहाँ पे कारण दिया हुआ है तो क्योंकि लगाना है। विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वह सही उत्तर के बारे में पूछने से सुनिश्चित हो। देखिए सेकंड ऑप्शन इस गलत है। हम कभी भी विद्यार्थी को यह नहीं कहते कि उसको उत्तर है, अगर उसको नहीं भी आता उसको उसको मोटिवेट तो करेंगे ही, कुछ तो बोलेगा, तो ये चीज़ नेगेटिव है। तो इसमें है ए और जो हमारा ए और दो, सॉरी, इसमें जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है किंतु आर बिल्कुल गलत है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि की योजना बनानी चाहिए जो विद्यार्थी के बीच में डैश उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? चिंता, बोरियत, हतोत्साह। हतोत्साह भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, बोरियत तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। जिज्ञासा उत्पन्न करती है। कोई भी एक्टिविटी कराए जिसमें बच्चा क्यूरियोसिटी हो जानने की कि मैम अब आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। जैसे हम कोई पिक्चर्स दिखाते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो मूवी में हमारे खुद का ही मन होता है। हमें एज टीचर सोच सकते हैं कि खुद का मन होता है कि आगे क्या होगा, अभी आगे क्या होगा, स्टोरी में क्या होगा, है ना। ये माइंड हमारा खुद काम करता है। 424 क्वेश्चन है। किसी विषय को कैसे करना और इसके ज्ञान को डैश कहा जाता है? समावेशी ज्ञान, अनुबंधित ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान या प्रक्रियात्मक ज्ञान। 24 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोई भी कार्य को कैसे करना चाहिए, ज्ञान क्या कहलाया जाता है। अगर हम देखें किसी भी ज्ञान को हमें तुरंत प्रतिक्रिया मिले, है ना, प्रक्रियात्मक ज्ञान ही हमारा राइट है। निम्नलिखित में से कौन से विद्यार्थी के सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता? सार्थक मतलब नहीं देता, जिसको बढ़ावा देता हो तो पता ही है। खोज भी देता है, अधिसंज्ञान भी देता है, बातचीत करके भी देता है। लास्ट है निष्क्रिय रूप से अवलोकन। एक होता है सक्रिय रूप से, यानी कि एक्टिवली। एक निष्क्रिय मतलब डिसएक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी नहीं कर रहा, है ना। तो ये अवलोकन गलत है। हमारी अपनी क्षमताओं के द्वारा दिए गए कार्यों की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीति को समझकर परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से क्या कहलाता है? परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अधिसंज्ञान आत्मक ज्ञान कहलाता है, जो इम्पोर्टेंट है। 26 का जो मैं आपको बता देती हूँ कि क्षमताओं को दिए गई मांगों को पूरा करने के लिए अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान होता है, जिसमें हमें मस्तिष्क से, यानी कि दिमाग से आधारित कौशल होता है, जो हमारे ज्ञान को ग्रहण करता है, उसकी सूचना को बदलता है और तर्क देने में हमारी मदद करता है। अधिसंज्ञानात्मक क्या होता है? एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्या को उदित कर रहा है, मतलब उदाहरण बता रहा है, वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। यह डैश कहलाया जाएगा। अनुक्रिया समुच्चय, कार्यात्मक स्थिति, पृष्ठगामी कार्यात्मक युक्ति या अनुरूपक सोच। अनुरूपक सोच में क्या होता है कि हमारा बच्चा डायरेक्ट एक समस्या को डिफरेंट तरीके से सोच रहा है, यानी जो अभी चल रही है समस्या और वर्तमान में हल करने के लिए संकेत दे रहा है, तो इसे अनुरूपक सोच कहा जाएगा। वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा करते के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि विद्यार्थियों को उस कंसेप्ट को समझने में कुछ भ्रांतियां आ रही है, कुछ कमियां लग रही है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दे और वैज्ञानिक तर्क की खोज करने के अवसर दे या प्रदान करे। उस भ्रांतियों को खारिज कर दे और उसे मानक जानकारी दे। नहीं, ये तो गलत ही है। इन बच्चों को एक विशेष शिक्षक के पास भेज दे। भाई तुम एक टीचर हो, तब तुम ही एक सोल्यूशन तो निकालो, तुम दूसरे टीचर के पास भेज रहे हो, ये भी नहीं है। शिक्षक को उन भ्रांतियों पर प्रतिक्रिया दे, ये भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था कि विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करे, उसकी कमियों के बारे में कि क्या किस चीज़ में गलती हो रही है, और फिर उसको सॉल्व करने की सोल्यूशन दे और उसको अवसर दे खोज करने के। अगला है संवेगों से। संवेगों संज्ञान के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ठीक है, किसी भी प्रकार के संवेगों से अपरिवर्तित रहती है। संवेग तार्किक सोच एक दूसरे से स्वतंत्र है। संवेग स्मृतियां कूट लेखन और पुनर्प्राप्ति के सुसाध्य करती है। स्मृति सकारात्मक नकारात्मक दोनों नहीं है। देखिए यहाँ पे याद करने की जो होती है स्मृति, अगर हम संवेग और उसके बारे में बात करते हैं तो बच्चों को एक संवेगात्मक वातावरण देना चाहिए, अच्छी व्यक्तित्व भाव देना चाहिए, बल्कि संवेगात्मक रूप से बच्चा सोच सके। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो हमारा क्या है कि संवेग और तार्किक सोच मतलब जो दिमाग से बच्चा सोच सकता है, इमोशनली बच्चा तर्क दे सकता है। तर्क मतलब चीज़ों के बारे में, जैसे रीजनिंग होती है, रीजनिंग में आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए। अगला है लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास है कि विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है? तो इन्होंने कहा है कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, यह प्रयास मेरी क्षमता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे संभावना को प्रेरित करने की संभावना बता रहा, तो ये भी नहीं है। यदि मैं अपने प्रयत्न करने की आवश्यकता करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य में सक्षम हूँ। अगर मैं कोशिश करता हूँ तो मैं जो भी कार्य मुझे दिया जा रहा है तो मैं उसको आसानी से कर सकता हूँ।
मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति का तो कभी नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव तो बोल ही नहीं सकते। हम मेरे पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन नहीं है तो मैं बदलने में निरंतर नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो सेकेंड ऑप्शन इज़ राइट। यदि मैं अपने प्रयत्न करूँगा, मैं मेहनत करूँगा तो ही मैं सी टेक पास कर जाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। मैं ऐसे ही बैठे बैठे 4 दिन में पेपर दे लूँगा, ये एग्ज़ाम पढ़ लूँगा, नहीं हो सकता। वो ब्रिलियंट ही स्टूडेंट होते हैं कि हाँ अपना सीरियसली 6 घंटे पढ़ा और हमने 4 दिन में एग्ज़ाम देके पास कर लिया। तो हम ऐसे स्टूडेंट बनना चाहते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में। तो जब हम मेहनत करेंगे, चाहे हमारे पास 15 दिन बचे हैं, हम अपना जी जान लगा देंगे सी टेक एग्ज़ाम क्लियर करने में। हम हर एक टॉपिक मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ये थोड़ा सा एक मोटिवेशन है आपके लिए कि अपना मेहनत कीजिए। सी टेक एग्ज़ाम में अभी आपको भी पता है 14 जो आपका दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और आपके पास मुश्किल से आज 2 तारीख हो चुकी है, 2 दिसंबर हो गया और आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इन दिनों में आप प्रीवियस के क्वेश्चन करिए जो उनसे टॉपिक आपके पूछे जा रहे हैं। पेडोलॉजी सेक्शन तो आपको पता ही है 15 नंबर की आती है। 15 नंबर आपका कंटेंट में आता है, कंटेंट भी डिवाइड किया गया है। मैंने यहाँ पे पियाजे की थ्योरी बता दी, लीवी-गोस्टी की बता दी, कोलबर्ग की बता दी, हार्वर्ड गार्डनर की बता दी। ये तो पूछा जाता है हर एग्जाम में। एक तो जेंडर बेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक लर्निंग डिसेबिलिटी से पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं जो आपका डायरेक्ट पूछे। अगर आप प्रीवियस के पेपर देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जामर किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। इसलिए प्रीवियस के पेपर कराना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चों ने अभी नहीं किए हैं, ये आपका हेल्प करेगा और इसमें से क्वेश्चन देखना आपके 101% बनेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। हर एक चैप्टर वाइज मैं ऐसे ही कराऊंगी। आपकी CDB की भी हो जाएगी। हिंदी की क्लास मैंने ऑलरेडी डाल दी है, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश भी डाल दूंगी। और प्लस आपका जो मेन है मैथ्स में आपको कैलकुलेशन है, तो मैथ्स में पेडोलॉजी में अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैं डालूंगी, अदरवाइज मैं SST के ही डालूंगी। SST का मेरा एक सेक्शन बन चुका है, वो मैं अपलोड कर दूंगी। बाकी धीरे धीरे सारे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।